हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। जहां आप सीखते हैं कि कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में कैसे पूरा डीपली स्टडी किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। वो क्या बिजनेस करती है, कहाँ से उसका रेवेन्यू आता है, कहाँ से उसका प्रॉफिट कमाई होता है, ये सारा कुछ हम लोग पूरे डिटेल में समझते हैं और उसके बाद एक मन बनाते हैं कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। इसका चैनल का पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको वो पूरी जानकारी दी जाए ताकि उसके बाद आप इस डिसीजन लेने में केपेबल हो जाए, या इतना नॉलेज आपके पास हो कि आपको समझ में आ जाए कि ये कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यदि करना चाहिए तो क्या राइट प्राइस होगा जहां पर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम है अनुपम रसायन। इससे पहले कि हम कंपनी के बिजनेस को समझें, हम कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स को चेक करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम लोग को बिजनेस क्या है और क्या वैल्यूएशन है कंपनी का, क्या ये बहुत ओवर वैल्यूड है, क्या अभी भी इसमें पोजीशन बनाने लायक कुछ बचा है। और फिर बिजनेस को स्टडी करके देखेंगे आगे फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है इस कंपनी के ग्रोथ। तो कंपनी का मार्केट कैप फिलहाल 7,529 करोड़ है। करेंटली 750 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी। ऊपर में 1,108 रुपए तक हाई गया था, लो 550 रुपए के आसपास का लो है। पी वाइज देखें तो 48.2, इट इज वेरी ओवर वैल्यू। देख के लगेगा कि बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है ये कंपनी। ऑब्वियसली अभी है भी इस सिचुएशन में। 48 का पी इज नेवर जस्टिफाइड पी। बुक वैल्यू कंपनी का 172 का बुक वैल्यू है, तो प्राइस टू बुक देखें तो वो भी काफी ओवर वैल्यूड है, 4.3 टाइम्स। मार्केट कैप टू सेल्स 6.6 टाइम्स। तो पैरामीटर में हम कहीं पर भी देखें तो कंपनी किसी भी हालत से ये सस्ती नहीं नजर आ रही। ठीक है, तो कंपनी कोई एंड से ऐसा नहीं दिख रहा है कि कंपनी कहीं पर सस्ती हो। तो क्वेश्चन आता है फिर हम लोग स्टडी ही क्यों कर रहे हैं। स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जान सके कि इसका आगे क्यों ये इतनी ओवर वैल्यूड है। अगर मार्केट ने इसको इतना ओवर वैल्यूएशन दे रखा है तो जरूर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में ऐसा बड़ा होने वाला है जिसके वजह से मार्केट में इसे इतना हाई वैल्यूएशन दे रखा है। तो हम लोग बेसिकली उसी को समझेंगे। कंपनी का चार्ट अगर थोड़ा सा देखें तो ये ऊपर में 1,100 रुपए के आसपास 1,050 तक गई थी। वहां से काफी अच्छा डीप करेक्शन हुआ, 560 तक कंपनी आई जून में, और दोबारा से वहां से एक अच्छा बाउंस बैक कंपनी में देखने मिला। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी में जहां भी सेल आता है वहां से डेफिनेटली एक बाइंग पैटर्न चालू हो जाता है। तो अगर नीचे से बाइंग आ रहा है इसका मतलब कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल में कुछ तो अच्छा है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो मार्च में इसने 317 करोड़ का रेवेन्यू किया था। जून में ये रेवेन्यू गिर के 307 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट, बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं आया। पिछले जून से कंपेयर करें तो पिछले जून में बस 234 करोड़। तो वहां से तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा डेवलपमेंट दिखता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बात करें तो 26% का मार्जिन हुआ करता था, 25%, 28%। और पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी 31% का ऑपरेटिंग मार्जिन जनरेट कर रही है। ग्रॉस मार्जिन का बात करें तो ग्रॉस मार्जिन भी कंपनी का काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं कि मटेरियल कॉस्ट सिर्फ 36% है, तो 64%, 63% के आसपास का कंपनी का ग्रॉस मार्जिन है, विच इज वेरी गुड। 63% का ग्रॉस मार्जिन इज फैबुलस। फिर अदर इनकम में इस बार तो नेगेटिव आया है, नहीं तो नॉर्मली अदर इनकम पॉजिटिव होता है, तो हो सकता है अदर इनकम में कुछ फॉरेन एक्सचेंज का गेन या लॉस का कुछ होगा। इंटरेस्ट कंपनी कितना देती है, 12 करोड़ रुपया क्वार्टरली दे रही है, पहले 5 था, यानी डेट इनका रिसेंटली बढ़ा है। तो जरूर कंपनी कुछ ने कुछ एक्विजिशन किए होंगे या कुछ एक्सपेंशन प्लान किया होगा जिसकी वजह से कंपनी को डेट लेना पड़े, तो इनका डेट एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। और ओवरऑल देखें तो हिस्टोरिकली अगर देखें तो मार्च में सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने किया था, और अभी भी वो उसके करीब है। यानी हिस्टोरिकली कंपनी प्रॉफिट वाइज तो बहुत अच्छा कर रही है। पास्ट में इतना प्रॉफिट कभी कंपनी ने नहीं किया था, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस कंपनी का बढ़ते जा रहा है। उस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट हम लोग को उतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है प्रॉफिट में जितना कि इनकम में ग्रोथ हुआ है। अर्निंग पर शेयर का बात करें तो पिछले क्वार्टर में 4.5 रुपया का ईपीएस था, अभी 3 रुपया 70 73 पैसा का ईपीएस है। पूरे साल भर का परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो मार्च 2021 में 800 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़ के ऑलमोस्ट 1,060 करोड़ का हो गया। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो 1,140 करोड़ का रेवेन्यू। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर देखते हैं तो जो 24-25% हुआ करता था, वो पिछले साल 28% का मार्जिन है, और पिछले 2 क्वार्टर से तो ये 31% हो गया।
तो इस वजह से ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये 29% नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट का बात करें तो 50 करोड़, 55 करोड़, 53 करोड़ से आज प्रॉफिट बढ़ के 151 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। अगर हम प्री कोविड भी देखें तो मार्च 2019 में 50 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़ के आज 150 करोड़ हो गया। तो 2 साल में, 2 साल 3 साल में प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया। तो कंपनी का ग्रोथ हम लोग को नजर आ रहा है कि कितना कंपनी का फास्ट ग्रोथ हो रहा है। सेल्स ग्रोथ का बात करें तो पिछले 12 महीने में 25% ग्रोथ हुआ है, 3 साल में 29% के कैगर से कंपनी ग्रोथ की है, और 5 साल में 30% का कैगर से कंपनी का ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले साल 54% का हुआ है, पिछले 3 सालों में 45% के कैगर से कंपनी ग्रो की है, और 34% का ग्रोथ हुआ है पिछले 5 सालों में। बैलेंस शीट में देखें तो डेट थोड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा हम लोग को। मार्च 2021 में ये बोरोइंग 386 करोड़ था, वहां से बढ़ के 817 करोड़ हो गया। तो ऑलमोस्ट 450 करोड़ डेट इनका बढ़ा है। तो हम लोग को समझना होगा कि 450 करोड़ का डेट का क्या इस्तेमाल हुआ। तो जब हम लोग बिजनेस एनालिसिस करेंगे तब हम लोग इसको समझेंगे। देखा जाए तो मार्च 2020 में भी इनके पास लगभग इतना ही डेट भी था। फिक्स्ड एसेट इनके पास 1200 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है, 43 करोड़ का ऑलमोस्ट अभी वो करंट वर्क इन प्रोग्रेस है। अदर इन्वेस्टमेंट्स में 148 करोड़ इनके पास इन्वेस्टमेंट है। तो 1200 करोड़ के फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट में कंपनी रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है? ऑलमोस्ट 1200 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ्स को लो तो 1 टाइम्स फिक्स्ड एसेट, मतलब एसेट टर्नओवर अभी फिक्स 1 टाइम है। पर जैसे जैसे इनका फिक्स्ड एसेट का यूटिलाइजेशन इंप्रूव होते जाएगा, वैसे वैसे ये रेवेन्यू हम लोग को ग्रो होता हुआ दिखेगा। कैश फ्लो देखें तो कंपनी का भी नेगेटिव कैश फ्लो है, तो ये थोड़ा सा पुअर साइन है कि मार्च 2022 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव रहा है। तो देखते हैं क्यों नेगेटिव रहा है। तो कंपनी का रिसीवेबल्स में 110 करोड़ रुपया फंसा हुआ करता था, अभी 224 करोड़ रुपया रिसीवेबल में फंसा हुआ। इन्वेंट्री में 372 करोड़ रुपया का इन्वेंट्री इनके पास पड़ा। तो यहाँ पर ये सब क्या होता है, थोड़े से नेगेटिव साइन होते हैं। जब आपका रिसीवेबल्स में इतना रुपया फंस जाए, आपके इन्वेंट्री में इतना सारा रुपया फंस जाए, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। अगर अब आप बोलेंगे सब इतना नेगेटिव है तो अपने स्टडी क्यों कर रहे हैं? अपने इसीलिए स्टडी कर रहे हैं कि अपने को पता तो हो सके कि नेगेटिव क्या हो सकता है। ठीक है, तो स्टडी करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव सिर्फ अच्छी चीजों का पता करना नहीं होता है, कभी कभी ये सब नेगेटिव चीजों के बारे में भी हम लोग को नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम समझ पाए कि जब इस कंपनी में ये नेगेटिविटी दूर होगा, जब यहाँ पर चीज थोड़े से नॉर्मलाइज होते होंगे, तो आप उसे ट्रैक कर पाएंगे कि हाँ, ये खराबी कंपनी में था मार्च 2022 में, अब धीरे धीरे ओवर द क्वार्टर्स क्या ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है कि नहीं, तब आप ट्रैक कर पाएंगे। तो आप खाली अच्छी चीजों को देखेंगे एज एन एनालिस्ट, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि चीजों में डिफरेंस क्या हो सकता है, एक अच्छी कंपनी और एक थोड़ी सी पुअर परफॉर्मिंग कंपनी में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो हमें इस तरह की कंपनी जहां पर कुछ चीजें नेगेटिव हो रही हैं, वैल्यूएशन थोड़ा सा ओवर हाइप हो रखा है, उसको भी स्टडी करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि वैल्यूएशन इतना हाई है, क्या खराबी हो रहा है, वो खराबी क्या दूर होने का चांसेस है कि नहीं, ये सब के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो हम लोग देख ही सकते हैं क्या सिचुएशन है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्होंने 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया है, अपने फिक्स्ड एसेट परचेज में 150 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया, 148 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्योंकि हो सकता है कि जो फिक्स्ड एसेट है उसका पेमेंट का भी ड्यू डेट नहीं आया है, तो वो रुपया इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में पार्क करके रखा है, आगे चल के हो सकता है वो फिक्स्ड एसेट में यूटिलाइज हो जाए। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनके पास 384 करोड़ पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इन्होंने कुछ शेयर्स इशू किए, तो प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर 7 करोड़ का प्रोसीड आया, बहुत ज्यादा नहीं, पर बोरोइंग्स इनके पास 422 करोड़। तो 422 करोड़ इन्होंने बैंक से लोन लिया, इस वजह से इनका डेट इतना बढ़ता हुआ है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द फंडामेंटल एनालिसिस। समझ में आ गई कि कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, बट साथ साथ डेट काफी बढ़ा है, और वो डेट का इस्तेमाल इन्होंने फिक्स्ड एसेट को परचेज करने में लगाया है, या कुछ एक्विजिशन किया है वहां पर लगाया है। अब हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस एनालिसिस क्या है, और इसके बिजनेस को बहुत डीपली समझेंगे। बट इससे पहले कि हम लोग बिजनेस के बारे में समझे, एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, 2 मिनट आपका टाइम लूंगा। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आपका वीडियो 40 मिनट का होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, देखने में उतना टाइम नहीं मिलता है। उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आई अंडरस्टैंड कि अपने बिजी शेड्यूल से 40 मिनट निकाल के उसका वीडियो देखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में इनडेप्थ नॉलेज चाहिए, पूरा जानकारी चाहिए ना, तो हम लोग को ये सब, ये जो रिसर्च रिपोर्ट हम बनाते हैं, हमें 25-25 30-30 घंटा का इनडेप्थ स्टडी लगता है ये रिपोर्ट बनाने में। और फिर हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने ये 40 मिनट में पेश कर सके, आपको पूरा नॉलेज दे सके। तो आप अगर एक बार में नहीं देख सकते, आप 10-10 मिनट करके 2 या 3 दिन में टाइम निकाल के देख लीजिए, या सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट।
ऐसे करके 2 दिन में कंप्लीट कर लेते। बट क्या होना, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि जब आप वो 40 मिनट इन्वेस्ट करें हमारे चैनल में और पूरा नॉलेज ले, तो आपका वो 40 मिनट वेस्ट नहीं होगा। एट द एंड ऑफ दैट 40 मिनट्स आपको लगना चाहिए कि यहाँ से आपको कुछ नॉलेज मिला, यहाँ से आपको कुछ प्रॉपर जानकारी मिला। आपको मिसगाइड करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको 10 मिनट का वीडियो बना के कुछ आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन देके आपके सामने छोड़ दूं और व्यूज के लालच में मैं छोटे छोटे इनकम्प्लीट वीडियो बनाऊं। ऐसा कोई मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं। मेरा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि आप पूरा नॉलेज लें, ताकि आप एंड ऑफ द 40 मिनट्स आपको क्लियर हो जाए कि कंपनी अच्छी है या बुरी है, मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। आपके दिमाग में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि इंसान का जब दिमाग में कंफ्यूजन होता है ना, तो हम लोग डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट में रॉन्ग डिसीजन बनाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप अपने हार्ड एंड मनी को रॉन्ग डिसीजन में खो दें। इसलिए मैं पूरा वीडियो कंप्लीट नॉलेज दूंगा। आप एक बार में नहीं देख पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं, आप तोड़ तोड़ के उस वीडियो को देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नॉलेज पूरा लीजिए। इसी से आपका नॉलेज इनहेंसमेंट होगा, आपका नॉलेज एम्पावरमेंट होगा, आप स्टॉक मार्केट में प्रॉपर इन्वेस्टिंग करते हैं। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अनुपम रसायन के बिजनेस। तो सबसे पहले देखते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है इनके पास वो क्या है। तो इनके पास वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इनका कमेंस कब हुआ था? 1984 में इनका मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस कमेंस हुआ था। दे आर हाईली ऑटोमेटेड मल्टीपर्पज फैसिलिटी। तो इनके पास जो फैसिलिटी है ये मल्टीपर्पज है, यानी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं, ये एक से ज्यादा प्रोडक्ट एक बार में बनाने का फैसिलिटी है। They are equipped with glass-lined, titanium-cladded and stainless steel reactors, enabling manufacture of diverse range of products. यानी इनका जो इक्विपमेंट है वो टाइटेनियम क्लेडेड और स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। इससे इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है कि इस मशीन में आप अलग अलग वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हो। और क्योंकि स्टेनलेस स्टील में बड़ा हीट लेने का क्षमता है, तो ऐसा भी प्रोडक्ट आप बना सकते हो जिसको बनाने के पीछे आपको बहुत ज्यादा हीट का रिक्वायरमेंट, तो वो इक्विपमेंट डैमेज नहीं होगा। यही कंपनी बोलना चाहती है। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, पोर्ट के आसपास लोकेटेड है, तो इनको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना हुआ या फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करना हुआ, दोनों में काफी आसानी रहती है। In last 3 years, the company has undertaken massive capex to double the manufacturing capacity. तो पिछले 3 साल में कंपनी ने अपने कैपेसिटी को खासा बढ़ा लिया है। और वही चीज हम लोग को नंबर्स में भी दिख रहा है कि 3 साल में इनका प्रॉफिट 50 करोड़ से बढ़ के 150 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है टोटल। इनके पास जो रिएक्शन कैपेसिटी है, रिएक्टर कैपेसिटी वो 27,200 टन का रिएक्टर कैपेसिटी है। पायलट प्लांट फैसिलिटी है, अमंग द फ्यू कंपनीज टू यूज फ्लो प्रोसेस। तो इसको अभी हम लोग समझेंगे ये फ्लो प्रोसेस क्या होता है। और एम्प्लॉय इनके पास 1500 से ज्यादा एम्प्लॉइज। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का बात करें तो FY18 में इनका जो कैपेसिटी था 12,180 टन का कैपेसिटी था, जो आज बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 27,150 टन का कैपेसिटी हो। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से इनका कैपेसिटी दिन पे दिन बढ़ रहा है। यूनिट 1 में इनका 5,202 का कैपेसिटी है, यूनिट 2 में 2,520 का, यूनिट 3 में 6,200 टन का, यूनिट 4 में 4,450, यूनिट 5 में 7,300 और यूनिट 6 में 4,200, सॉरी 4, यूनिट 6 में 1,482 का कैपेसिटी है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से इनका कैपेसिटी इनहेंसमेंट हो रहा है। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी कंपनी का खासा अच्छा है, 95, 85, 93% कैपेसिटी पे कंपनी रन कर रही है। इनके प्लांट्स अगर देखना चाहे तो यूनिट 1 जो है ये गुजरात में है, यूनिट 2 भी गुजरात में है, यूनिट 3 जो है वो भी गुजरात में है सूरत में, यूनिट 4 गुजरात में है झागाड़िया में भरूच में, यूनिट 5 अगेन गुजरात में भरूच में है और यूनिट 6 इनका सूरत में। तो मेनली ये दे आर टोटली उनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो गुजरात में ही लोकेटेड है, नॉट आउटसाइड गुजरात। R&D कैपेबिलिटी का बात करें तो दिस इज समथिंग टू पॉइंट आउट, क्योंकि इस तरह की कंपनी जो नए नए प्रोडक्ट्स बनाती है उसमें R&D कैपेबिलिटी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अभी प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम समझ रहे कि क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, R&D इनके पास कितना स्ट्रांग है, और फिर उसके मदद से जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें क्या इम्पैक्ट है। तो इनका जो R&D है DSIR रिकॉग्नाइज्ड R&D सेंटर इनके पास है। इनके R&D को हेड करते हैं मिस्टर डॉक्टर नीलेश कुमार नायक।
with a team of 85 professionals. R&D team oversees transfer of technology from lab scale to plant scale. तो R&D टीम का काम क्या होता है, ये देखते हैं कि लैब में इन्होंने जो चीज इनोवेशन किया है, जो चीज इन्होंने डिस्कवर किया है, वो चीज प्लांट में जाके कैसे लार्ज स्केल में प्रोड्यूस हो सकता है। लैब में तो हम छोटा मात्रा में बनाते हैं, पर उसको लार्ज स्केल में बनाने के लिए क्या होता है, हम लोग को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का जरूरत पड़ता है। तो वो चीज का पूरा ध्यान ये लोग रखते हैं। फिर R&D फोकस एरिया ये लोग का मल्टी स्टेप सिंथेसिस है। R&D फोकस एरिया से इनको क्या मतलब, R&D होने के कारण क्या होता है, ये मल्टी स्टेप सिंथेसिस कर पाते हैं। इन हाउस अपना खुद का प्रोसेस डेवलप करते हैं इनका R&D के जरिए, कि हम लोग को दूसरों से प्रोसेस का टेक्नोलॉजी खरीदना नहीं है, या भाड़ा पे नहीं लेना है, एक तरह से रॉयल्टी पे करके नहीं लेना है। हम लोग खुद अपना प्रोसेस डेवलप करेंगे घर पे। फिर प्रोसेस इनोवेशन करते हैं, नए नए प्रोसेस डेवलप करते हैं और उसको पेटेंट कराने का भी कोशिश करते हैं। न्यू केमिकल स्क्रीनिंग एंड इंजीनियरिंग, नए केमिकल का स्क्रीनिंग करते हैं, उसका इंजीनियरिंग करते हैं कि कुछ नया केमिकल ये लोग डिराइव कर सकें। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या और नया कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में ये लोग नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। और अचीविंग कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कि वो जो हम लोग को प्रोडक्ट बनाना है वो सबसे सस्ता हम कैसे बना सके, ये सारा रोल किसका है, R&D डिपार्टमेंट का। तो इनका R&D है, उनको ये सब ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि आपको ये सारे काम करने हैं। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में कि ये क्या है, ये लोग जो काम करते हैं थोड़ा सा अलग क्यों है। तो पहला चीज इनके पास क्या है, टेक्नोलॉजी ऑफ फ्लो केमिस्ट्री। अब ये फ्लो केमिस्ट्री क्या होता है इसको समझ। फ्लो केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जनरली जब प्रोडक्शन होता है ना किसी भी चीज का, तो उसमें क्या होता है कि आप दो तरह से प्रोडक्शन कर सकते हैं। या तो आप बैच प्रोसेस कर सकते हैं, कि आपका सिस्टम ऐसा है, आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वो ऐसा है जिसमें आप एक बार में 50 पीस डाल सकते हैं। तो आप 50 पीस डाल सकते हैं, तो आपको अगर 150 पीस का भी ऑर्डर है ना, तो आप एक बार में 150 पीस नहीं बना पाएंगे, आप 50 ही पीस बना पाएंगे। तो 50 पीस आपने बनाया, उसको निकाला, मशीन को दोबारा से सेटअप किया, फिर 50 पीस आया। फिर 50 पीस आपने बनाया, पूरा ठीक किया, उसको दोबारा प्रोडक्ट को निकाला, मशीन को दोबारा से सेटअप किया, फिर तो आपको 3 राउंड में वो 150 पीस निकलेगा। बट फ्लो केमिस्ट्री में क्या हो जाता है कि आपका ऐसा कोई बैच सिस्टम नहीं है। आपको अगर 150 पीस बनाना है, आप 150 पीस एक बार में डाल दिए, धर 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 पूरा 150 एक बार में। जैसे आप एग्जांपल ले लो जेरोक्स मशीन। तो जेरोक्स मशीन में अगर मान लो कि ये नंबर नहीं होता कि आपको कितना कॉपीज लेना है, तब क्या होता है, आप एक एक कॉपी लेते हैं, आपको 10 कॉपी लेना है तो एक कॉपी, फिर एक कॉपी, फिर एक कॉपी। और वहीं पर अगर ऑप्शन है कि भाई मेरे को 10 कॉपी लेना है, तो 10 दबा दिए, एक बार में 10 कॉपी आ गई। एक बार में 100 कॉपी लेना है, एक बार में 100 कॉपी आ गई। तो दैट इज अ फ्लो केमिस्ट्री, कि एक बार में आपने 10 का बटन दबा दिया, एक बार में पूरा 10 पीस निकल के आ जाएगा, आपको बार बार उसको सेटअप करने की जरूरत नहीं। तो दिस इज फ्लो केमिस्ट्री। तो इसका एडवांटेज क्या होता है, इससे टाइम कंजम्पशन कम होता है। आप जीरोक्स वाला या प्रिंट आउट वाला एग्जांपल दिमाग में लो, आप समझ जाओगे। आपको 10 पेज प्रिंट देना है, अगर एक एक करके आपको प्रिंट देना पड़े तो कितना टाइम लगेगा। आप एक बार में 10 सेलेक्ट करके दे दो, एक बार में 10 पीस प्रिंट आउट हो गया, कितना कम टाइम लगेगा। तो रिड्यूस द लीड टाइम, मटीरियल एफिशिएंट एंड कॉस्ट बेनिफिट। अब क्या होता है, इसमें बार बार सेटअप चेंज नहीं करना पड़ता है, तो मटीरियल फ्लो में एक बार में निकलता है। तो यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट होता है। कॉस्ट बेनिफिट यानी एक बार में फटाफट काम होता है, तो लेबर का टाइम वेस्ट नहीं होता है, तो वहां पर भी कॉस्ट बेनिफिट होता है। देन दे रिड्यूस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में बार बार एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो होता है वो कम होता है। एंड वन ऑफ द लीडिंग इंडियन कंपनीज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स यूजिंग कंटिन्यूअस एंड फ्लो केमिस्ट्री। एंड अनुपम रसायन जो है वो इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है जो ये फ्लो केमिस्ट्री से अपने प्रोडक्ट को बनाती है। वो हार्डली कोई कंपनी है इंडिया में जो फ्लो केमिस्ट्री से अपने प्रोडक्ट बनाती है। फिर ये लोग अभी काम कर रहे हैं फोटो केमिस्ट्री में। नाउ व्हाट इज फोटो केमिस्ट्री। फोटो केमिस्ट्री क्या है, इसको लाइट केमिस्ट्री भी बोलते हैं। इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट आर इनिशिएटेड बाय लाइट। यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन का हम स्टडी कर रहे हैं जो केमिकल रिएक्शन लाइट के मदद से होता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल में बचपन में सबको ही पढ़े हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जो सनलाइट की मदद से होता है, जहां प्लांट अपना खाना मैन्युफैक्चर करती है। तो वैसे ही सनलाइट की मदद से और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। सनलाइट ही नहीं, किसी भी प्रकार का लाइट की मदद से हो सकता है, उसको हम फोटो केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ये जो कंपनी जो काम कर रही है, ये फोटो केमिस्ट्री की मदद से काम कर रही है। और इसका एडवांटेज क्या है, दिस इज बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट टूल इन सर्च ऑफ न्यू एक्टिव कंपाउंड्स। नए नए एक्टिव कंपाउंड्स निकालने में ये फोटो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल डेवलप हो रहा है अभी रिसेंटली।
फॉर स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल। इसका इस्तेमाल कहां पर हो रहा है? ये जो नए नए एक्टिव कंपाउंड्स बनेंगे, ये कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं? इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं, जो फार्मास्यूटिकल में एपीआई बनाने के काम आ जाए। तो ये सब मोनोमर्स हो सकते हैं, पॉलीमर्स हो सकते हैं। तो ये जो पॉलीमर्स है, मोनोमर्स है, ये जो एक्टिव कंपाउंड्स बनेंगे, ये बोल रहे हैं हम लोग लाइट केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री की मदद से ये कंपाउंड्स तैयार करेंगे। रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी अभी नया है, स्पेशलिटी केमिकल में अभी कहीं इस्तेमाल नहीं होता है। और क्योंकि ये नया है, इससे बहुत बेनिफिट्स आ सकता है। शॉर्टर एंड सिंप्लीफाइड मल्टी स्टेप सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना। सिंथेसाइज करने का मतलब है कंबाइन करना। तो जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम कंबाइन करते हैं तो बहुत सारा स्टेप का जरूरत होता है। बोल रहे लाइट केमिस्ट्री या फोटो केमिस्ट्री की मदद से ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का जो सिंथेसिस है, ये हम बहुत फास्ट और बहुत आसानी से कर सकते हैं। लार्जर पोटेंशियल फॉर ऑटोमेशन, तो इससे क्या होगा? प्रोसेस पूरा ऐसा ऑटोमेटिक हो जाएगा कि हम लोग को बहुत कम टाइम लगेगा मैन्युफैक्चरिंग करने में, लेबर कॉस्ट बहुत कम लगेगा, पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ नोवेल कंपाउंड फैमिली। तो पोर्टफोलियो का ये बोल रहे हैं इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी ऑफ पोर्टफोलियो। ये नोवेल कंपाउंड मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड है जो जल्दी से आविष्कार करने बहुत मुश्किल है। तो वैसे नोवेल कंपाउंड का लाइट एनर्जी की मदद से एक्सेसिबिलिटी बहुत फास्ट हो जाएगा और उसको डिस्कवर करना बहुत जल्द हो जाएगा। रिक्वायर्ड माइक्रो रिएक्टर्स अनलाइक कन्वेंशनल फोटोकेमिकल सिस्टम। तो बोल रहे कन्वेंशनल फोटोकेमिकल सिस्टम्स जिसमें हम लोग को बड़े बड़े लार्जर रिएक्टर्स का जरूरत पड़ता है, ऐसा नहीं होगा। इसमें हम लोग को माइक्रो रिएक्टर से काम हो जाएगा। माइक्रो मैंने छोटे रिएक्टर से भी हम लोग उतना ही प्रोडक्शन निकाल पाएंगे जितना कि पहले हम लार्ज रिएक्टर से निकालते थे। तो फोटो केमिस्ट्री से इनका टाइम बचेगा, इनका कॉस्ट बचेगा, इनका केपेक्स बचेगा। जहां लार्जर रिएक्टर चाहिए होता है तो छोटे रिएक्टर बचेंगे और बहुत नए नए नोवेल कंपाउंड पे ये लोग रिसर्च कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। तो फोटो केमिस्ट्री इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन फ्यूचर। केमिकल सिंथेसिस क्या होता है? यानी इनका जो काम है, ये क्या करते हैं? ये केमिकल सिंथेसिस करने का काम करते हैं। केमिकल सिंथेसिस मतलब आप फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए या स्पेशलिटी केमिकल कंपनी के लिए आप कंबाइन करते हो, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने का काम। इस केमिकल सिंथेसिस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स with relatively low molecular weights in large volume in short time span। यानी फायदा क्या है? आप रिलेटिवली लो मॉलिक्यूलर वेट का सामान लार्ज वॉल्यूम में बना सकते हैं और कम टाइम स्पैन में बना सकते हैं। ये फायदा होता है केमिकल सिंथेसिस का। इन एडिशन वेरियस केमिकल मॉडिफिकेशंस कैन बी अप्लाइड टू एनहांस द एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। और जो सब्सटेंस बनेगा भी, उसका आप मॉडिफिकेशन करके बहुत अलग अलग जगह उसका इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। कस्टम सिंथेसिस क्या होता है? इट मींस एक्सक्लूसिव सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। होता है ना कस्टमाइजेशन। तो कस्टम सिंथेसिस मतलब आप यही केमिकल सिंथेसिस वाला काम कर रहे हो, बट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर कस्टमर। कस्टमर ने आपको जो 2 या 3 मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करके एक प्रोडक्ट बना के देने का, आप उन्हीं 2 या 3 मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करके एक प्रोडक्ट बना के कस्टमर को दे रहे। दिस इज व्हाट वी कॉल एज कस्टम सिंथेसिस। ठीक है? That is, you can order a specific molecule that is only synthesized on your request on large scale with the purity and with the specification methods which is required by the customer। कस्टमर को जैसा चाहिए, जैसा रिक्वायरमेंट है, हम एग्जैक्टली वैसा ही सिंथेसिस करके कस्टमर को देंगे। बैच केमिस्ट्री क्या होता है, फ्लो केमिस्ट्री क्या होता है, मैंने वैसे तो आपको बता दिया है, पर आप डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। बिजनेस वर्टिकल, अब आते हैं कि इनका मेन बिजनेस क्या है, क्या प्रोडक्ट बनाती है सब। तो अभी तक हम लोग को समझ में आ गया कि आर&डी का कितना बड़ा रोल है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज क्या क्या है। अभी तक हम लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस नहीं, इसलिए मैंने पहले प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, ताकि आपको एटलीस्ट पता तो कि आर&डी जो है, जो फोटो केमिस्ट्री है, जो फ्लो केमिस्ट्री है, उसका फायदा क्या है। और उसके फायदे से फिर हम लोग समझेंगे कि ये जो प्रोडक्ट बनाती है, तब हम रिलेट कर पाएंगे दोनों चीजों। तो बिजनेस वर्टिकल को देखते हैं तो इनका लाइफ साइंस रिलेटेड स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं। तो पहला चीज है कि स्पेशलिटी केमिकल तो बनाते हैं, बट स्पेशलिटी केमिकल भी बहुत टाइप का होता है। कोई कपड़ों में यूज होता है, कहीं कोई दूसरा चीज बनाने में, फार्मास्यूटिकल में यूज होता है ना, कोई एग्रोकेमिकल में यूज होता है। तो ये लोग बनाते हैं लाइफ साइंस रिलेटेड स्पेशलिटी केमिकल। उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है? तो पहला उसका इस्तेमाल होता है एग्रोकेमिकल्स में, क्रॉप प्रोटेक्शन के काम में।
जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड, ये सब जो होता है इसको एग्रोकेमिकल बोलते हैं। बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्टिलाइजर और एग्रोकेमिकल एक ही चीज है। नहीं, फर्टिलाइजर अलग होता है, एग्रोकेमिकल अलग होता है। ये सब कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्टिलाइजर वो होता है जो मिट्टी में, सॉइल में मिलाया जाता है ताकि सॉइल के थ्रू प्रोडक्शन बढ़ सके। एग्रोकेमिकल ये होता है जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स होते हैं ताकि उस सॉइल में कोई जानवर ना आ जाए, उस जानवर की वजह से क्रॉप खराब ना हो जाए। तो बेसिकली जो एग्रोकेमिकल होता है वो क्रॉप प्रोटेक्शन का काम करता है, क्रॉप को खराब होने से बचाने का काम करता है। और जो फर्टिलाइजर है वो क्रॉप प्रोडक्शन का काम करता है, क्रॉप को उगाने में काम करता है। तो ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो एग्रोकेमिकल में ये काम आता है। एग्रो इंटरमीडिएट्स ये लोग बनाते हैं इसका। एंड क्या क्या बनाते हैं? एग्रो इंटरमीडिएट्स एंड एग्रो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो इंटरमीडिएट बनाते हैं और इंग्रेडिएंट्स भी ये लोग बनाते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है कि ये पूरा वैल्यू चेन किस तरह से काम करता है, आप हमारा जो एक और वीडियो है केम्प्लस सनमा, उसमें हम लोगों ने काफी डिटेल में समझाया है। कोपरान में हम लोगों ने डिटेल में समझाया है। आप हमारा कोपरान वाला वीडियो देख लीजिए, केम्प्लस सनमा का वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है, एग्रो इंटरमीडिएट्स क्या होता है, एग्रो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। पर्सनल केयर, पर्सनल केयर में ये लोग क्या बनाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एंटी बैक्टीरियल एंड अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन इंटरमीडिएट्स एंड इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, जो हम लोग अलग अलग क्रीम होता है, फेस क्रीम होता है, फिर सनस्क्रीन लोशंस होते हैं। तो सनस्क्रीन लोशन क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन से बचाने के लिए उस क्रीम में कुछ इंटरमीडिएट्स और इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। वो इंटरमीडिएट्स और इंग्रेडिएंट्स ये कंपनी बनाती है। फार्मास्यूटिकल्स में ये लोग डेवलप करते हैं इंटरमीडिएट्स। एपीआई के पहले होता है इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट्स ये लोग डेवलप करते हैं। और की स्टार्टिंग मटेरियल, तो की स्टार्टिंग मटेरियल ये लोग बनाते हैं, इंग्रेडिएंट्स ये लोग बनाते हैं। और उसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो एपीआई और फॉर्मुलेशंस बनाने का काम करती है। तो ये जो इनका लाइफ साइंस जो स्पेशलिटी केमिकल है, उससे रेवेन्यू कितना आता है? 95% ऑफ द रेवेन्यू इस डिवीजन से आता है। फिर अदर स्पेशलिटी केमिकल्स भी उनके पास, उसमें ये लोग क्या बनाते हैं? स्पेशलिटी पिगमेंट्स, स्पेशलिटी डाइज जो टेक्सटाइल्स और ये सब में काम आते हैं। पॉलीमर एडिटिव्स बनाते हैं जो पॉलीमर्स बनाने में काम आते हैं। तो उससे रेवेन्यू जो है उनका सिर्फ 5% ऑफ द रेवेन्यू उससे आता है। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो इनका जो परफॉर्मेंस है लाइफ साइंस से, लाइफ साइंस से इनका 95% के आसपास का रेवेन्यू रहा है। कभी बीच में 90 और 92% हो गया था, बट दोबारा से ये 95% पे आ गया। अदर स्पेशलिटी केमिकल्स में 7% 5% 10%, FY22 में 10% रेवेन्यू अदर स्पेशलिटी से आया था। फिर दोबारा से अभी Q1 में 5% का रेवेन्यू इससे आने लगा। अब ये है वैल्यू चेन जिसका मैं बात कर रहा था कि किस तरह से फार्मा का और एग्रोकेमिकल का वैल्यू चेन काम करता है। तो की स्टार्टिंग